नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और मेरे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हाजी मुश्ताक काज़मी जी। इन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी से फूलपुर और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रों से आवेदन किया है। आइए मुश्ताक काज़मी जी से हम लोग आगे वर्तमान राजनीति पर चर्चा करते हैं। काज़मी साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने एक नहीं 2 विधानसभा क्षेत्रों से आवेदन क्यों भरा है? इसलिए भरा है कि हमारे नेताओं, किसी भी नेता को जाति समीकरण से लेकर के और तमाम हालात पे टिकट देने में सोचना पड़ता है। कभी कभी नेताओं की परेशानियां होती हैं कि हम इनको यहाँ का एक कमिटमेंट है, हम इनको नहीं दे सकते, दूसरी जगह से देंगे। और हमारे लिए प्रतापपुर और फूलपुर में कोई फ़र्क नहीं है। हम दोनों जगह के रहने वाले हैं और दोनों बगल की मिली हुई विधानसभाएं हैं और सब में हम लोगों ने काम किया और काम करते भी हैं। इसलिए कहीं भी टिकट मिलेगा तो हमको कोई लड़ने में परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए आपने दोनों ही जगहों से दोनों जगह अप्लाई कर दिया है। नेता तय करेंगे कि कहाँ देना है। सर, आपको नहीं लगता कि आपको समाजवादी पार्टी के स्वर्ण युग के टाइम पे आपको चांस मिलना चाहिए था चुनाव लड़ने का? मिलना चाहिए था, हम इसमें परेशान नहीं हैं, क्योंकि नेताओं की अपनी एक मजबूरियाँ होती हैं कभी कभी। और उन लोगों को ज़्यादातर होता है कि जो नेताओं के इर्द गिर्द रह के अपनी बात करते रहते हैं और अब कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। हम उन कार्यकर्ताओं में से नहीं हैं कि जो हम काम का सिला मांगे। हमारे फादर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके एक साथी थे जो यहाँ पर MP रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारे फादर से कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं लेते। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी माँ को बेचने का धंधा नहीं करते, उसके नाम पर हम कोई पैसा नहीं लेते, इसलिए माँ के लिए हम लड़े हैं। हम जमींदार के बेटे थे, हमको कोई ज़रूरत नहीं थी लड़ने की। हम अंग्रेज़ों की मुखालफत पे लड़े हैं, देश को बचाने के लिए लड़े हैं। इसलिए हम इसके बीच में कुछ मांगते नहीं हैं। देना काम नेताओं का है जो वरिष्ठ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता मुलायम सिंह यादव थे और हमारे अखिलेश जी हैं और जितने भी नेता हैं, ये लोग जो तय करेंगे वो हम पालन करेंगे एक सिपाही की हैसियत से। जी सर, प्रतापपुर और फूलपुर से इस वक्त 2 दर्जन से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो फिर आप इस पूरे कंपटीशन में अपने आप को कहाँ देखते हो? देखिए, अब ये नेताओं को देखने का तरीका है कि किस आधार पर देखते हैं। जिस आधार पर अगर वो देखना चाहेंगे, जिन लोगों ने 30, 35, 40 जितने भी किए हैं, वो हमसे, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी में हमसे सीनियर नहीं है, पहली बात। दूसरी है कि हमारा समाजवादी पार्टी में जो योगदान या समाजवादी पार्टी की सेवा में हमारा जो जीवन बीता वो हमसे ज़्यादा नहीं है। अब नेताओं की बात है कि जाति समीकरण, पैसे का मामला या और कोई चीज़ देखेंगे, उसमें भी हम शायद कमज़ोर न पड़ेंगे उन लोगों से। लेकिन उसके बाद भी नेता जो तय करेंगे, हम सिपाही हैं, हमको तो मानना ही है। जो ब्रिगेडियर तय करता है उस सेना को करना होता है। तो इस कॉम्पिटिशन में आप अपने आप को सीनियरिटी के तौर पर आगे रखते हैं? जी। ओके, तो फिर आज आप एक पुराने नेता हैं। अभी की राजनीति में और पुरानी राजनीति में आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या लगता है? बदलाव लगता है कि पहले लोग काम करते थे और अपने में से कुछ मांगते नहीं थे। आज काम करें या न करें, मांगने का पहले तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद काम करना चाहते हैं। अब तो उस तरह के लोगों में जो डिग्री फाइनल पहले हो जाए, इम्तहान बाद में दे, ये इस तरह की राजनीति हो गई है, इसलिए उसमें वो भी परेशानी है। अब ऐसे में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में आप ऐसी क्या समस्याएं देखते हैं जिनको आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? समस्याएं तो बहुत हैं। समस्याएं ये हैं कि इन विधानसभाओं में जो बुनियादी काम होने चाहिए, सड़क, नाली, खड़ंजा, लोगों की, गरीबों की मजबूरियां, चलने के परिवहन का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम, वो जितना होना चाहिए था उसके हिसाब से नहीं हुआ है। तमाम लोगों को किसी न किसी आधार पर लोगों को परेशान किया जाता रहा है। उदंडता, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम सवाल हैं जिन सवाल पर लड़ने की ज़रूरत है। और अब इस वक्त तो सबसे बड़ा मामला है किसानों का। किसानों के सवाल पर वो पूरा देश का मामला बन गया। देश क्या बल्कि अंतर्देशीय बन गया है। तमाम पूरे विश्व में ये मामला उठता जा रहा है। दूसरे मुल्कों ने इसके बारे में किया है। इसके लिए आप क्या करेंगे अगर आप एक विधायक बन जाते हैं? हम विधायक बन जाते हैं तो जो विधायक को करना चाहिए, हम चाहे विधानसभा हो और चाहे सड़क हो, सड़क से लेकर के संसद तक, जो विधानसभा तक लड़ने का है, क्या करने वाले? इस कानून को बनाने के लिए चाहे अपनी सरकार हो चाहे दूसरे की सरकार हो, उसके लिए संघर्ष करना, जो डेमोक्रेटिक तरीका है, जो गांधी का तरीका है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का तरीका है, जो उनसे मिला है,
उस तरीके से संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। तो आपके हिसाब से ये आंदोलन बिल्कुल सही है? बिल्कुल आंदोलन सही है। आंदोलन के लिए पूरी तरह से अगर हमको सबको न्यौछावर करना पड़े तो हम करेंगे। गरीबी, किसानों की गरीबी का सही तरह से चित्रण नहीं किया जाता है, ये बेईमानी होती है। लोग सिर्फ रईसों को देखते हैं, गरीबों की कोई बात नहीं करता। ये 2-2 डेढ़ बीघे किसान है और भीख मांग रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, उनकी आबरू लूट रही है, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही है, कोई इंतजाम नहीं होता। तो ये जो अभी सरकार एक नया फैसला लाई थी, उसमें आपको सबसे बड़ी गलती क्या लगती है? उसमें कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ चंद बड़े लोगों को देने का तरीका, उसको कुछ फैसला ही नहीं किया उन्होंने जो 3 कानून बनाए सिर्फ बड़े लोगों के लिए है। अरे एक काम थोड़ी है, यहाँ पर 1200 करोड़ रुपया से ज्यादा जनेश्वर मिश्रा ने गैस प्लांट लगाने के लिए झूसी में दिया था और करीब 2000 करोड़ रुपया पेट्रोल और गैस के लिए मुरली मनोहर जोशी ने दिया था। सारा पैसा हिंदुस्तान की सरकार का और हिंदुस्तान के गरीबों का है और वो अडानी को अडानी गैस के नाम पर दे दिया गया। देश का पैसा अडानी का हो गया। इसी तरह से किसानों का खेती अडानी, अंबानी और इनके तमाम लोग लेना चाहते हैं और वो देना चाहते हैं। पूरा का पूरा मामला हमारे मोदी साहब और उनके दबाव में हमारे लोग एमएलए एमपी बने रहना चाहते हैं। देश समाज कुछ नहीं छोड़ रहे। सर, आपको क्यों लगता है कि गठबंधन हर बार जो भी विपक्ष का होता है वो फेल हो जाता है? आप इसकी क्या वजह मानते हैं? हर बार नहीं, हालात के हिसाब से कभी कभी फेल होता है। इमरजेंसी में विपक्ष ही पास हुआ, फेल हो गए कांग्रेस। उस वक्त सत्ताधारी थी। 77 में जनता पार्टी जीती और सरकार जो थी वो हार गई। कभी कभी होता है, एक बार हार गए तो इसका ये मतलब नहीं कि हर बार हार जाएंगे। लेकिन पुराने दिनों की बात ना की जाए और अभी हाल की बात की जाए तो सपा और बसपा का गठबंधन भी फेल हुआ और उससे बीजेपी को एक मौका मिल गया। यूपी में कुछ नुकसान हुआ और उसकी वजह कि दूसरे लोग अफवाह फैलाने में कामयाब रहे। अफवाह फैलाने में जो लोग, देखिए हमेशा बड़े लोगों के हाथों में सारी चीजें ज्यादातर होती हैं और बड़े लोग सत्ता के इर्द गिर्द रहते हैं। अभी आपने चंद दिन पहले देखा है कि अखबारों के और टीवी चैनलों के जो मामले आए हैं, तमाम लोग, एक बेचारा चैनल वाला अभी पकड़ा गया, 12 दिन के बाद छोड़ा गया, उसकी कल जमानत हुई और यहीं पर रात सुप्रीम कोर्ट ने बुला करके दे दिया रिपब्लिक भारत का। तो ये है ऊपर से नीचे तक सत्ता का दुरुपयोग और दौलत की भरमार कभी कभी कमजोर लोगों को कमजोर बना देती है। सर, अल्पसंख्यक समाज आज राजनीतिक तौर पे कॉर्नर पर है, इस पे आपकी क्या राय है? अल्पसंख्यक समाज बहुत कुर्बानी वाला समाज है। इसने अंग्रेजों के ज़माने में 1857 की जंग में एक दिन में 35,000 आलिम सिर्फ एक जगह, एक मैदान में मुजफ्फरनगर के शामली में मारे गए थे। और इसी इलाहाबाद में कंपनी गार्डन है, जो कंपनी गार्डन कंपनी के नाम से, ये सिर्फ मुसलमानों का मोहल्ला था और इस मोहल्ले में पूरे के पूरे मोहल्ले को अंग्रेजों ने रौंद दिया और ख़त्म कर दिया। आज भी खंडहर बहुत से पड़े हुए वहाँ। ये मुसलमानों की कुर्बानी की आदत है, इनकी किस्मत में कुर्बानी देना है, क्योंकि ये सच्चाई पसंद लोग हैं ज़्यादातर, उसमें बहुमत सच्चाई पसंद है और सच्चाई के साथ रहना चाहते हैं। जो लोग सच्चाई के साथ रहते हैं उनके खिलाफ वर्गलाने वाले बहुत लोग खड़े हो जाते हैं। एक बाबा, कोई ढोंगी आ जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, कोई ढोंगी बाबा हो जाए, अच्छे खासे लोगों को वर्गला देता है। इस तरह से ढोंगियों का जमाना है। अल्पसंख्यक किनारे, अल्पसंख्यक देश की तरक्की की वजह से कि अगर हम सड़क पे निकलेंगे तो ये हमको हमारे हिंदू भाइयों से लड़ा देंगे और लड़ा करके हमको रोकने की कोशिश करेंगे। कोई ना चाहे तो ऐसे तो लड़ाया नहीं जा सकता। बहुत लड़ाया जा सकता है, ना चाहने के बाद भी। आपको शायद नहीं मालूम होगा, इलाहाबाद में अकेले देख लीजिए, सिर्फ अकेले करेली और शाहगंज थाने में गुंडा की जो कार्रवाई हुई है, आप उसका पता कर लीजिए। तो ऐसे और अगर कहिएगा तो मैं दे दूंगा 200-400 दूसरे लोग। तो ऐसे में अल्पसंख्यक समाज के नेताओं को भी तो आगे बढ़ के इन चीजों नेता लड़केंगे तो, और क्योंकि उनको खुश करना है आपको, अल्पसंख्यक को ना खुश करना है ना अल्पसंख्यक से कुछ फायदा लेना है। उनके दिमाग में है कि अल्पसंख्यक को जितना ज्यादा हम प्रताड़ित दिखाएंगे, जितना ज्यादा प्रताड़ित करता हुआ दिखाएंगे, उतना ही बहुसंख्यक समाज हमसे खुश होगा। लेकिन ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। ये बहुसंख्यक समाज समझ गया कि हमको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। अब छोटे तबके के लोगों को छोड़ दीजिए, अब बड़े तबके का हिंदू भी, बड़े तबके का बहुसंख्यक समाज पूरी तरह से अल्पसंख्यक समाज के साथ है और किसान आंदोलन में आपने इस बात को देख लिया।
आपको नहीं लगता कि तुष्टीकरण के खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन चलाया कोई तुष्टीकरण था ही नहीं और उसी वजह से ध्रुवीकरण हुआ? ये तो बहाना, यही तो प्रचार है। तुष्टीकरण में क्या दे दिया? तुष्टीकरण में मुसलमानों को क्या दे दिया? अगर मुसलमान अपने बल पे पास होकर के एमए में टॉप करता है, अगर मुसलमान अपने बल पे पास होकर के आईएएस बन जाता है, तो उसमें तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण तो यहाँ इस सरकार कर रही है, जो दिल्ली में सिर्फ है मेरे आईएएस और पीसीएस का एग्जाम नहीं दे चुके हैं, उनको आईएएस बनाया जा रहा है। ये तुष्टीकरण है, ये बेईमानी है उन लोगों के साथ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उनको हक दिया, उनका हक छीनने का। ये तुष्टीकरण वो है। तो उसकी वजह से ध्रुवीकरण के ऊपर आपका क्या कहना है? उनकी समझ नहीं है, ध्रुवीकरण क्या करेंगे? अभी उनके अंदर समझ नहीं, जो समझ है चुचला के रह जाते हैं, थोड़े से मतलब में उनके नेता टूट जाते हैं। ये समय होगा, समय आएगा, टूटेगा। अब दुनिया में देखिए, आप बर्मा में देख लीजिए, आप रूस में देख लीजिए, देखिए पूरी दुनिया में मचा हुआ है लालच के लड़ाई। सर, वर्तमान सरकार का ये कहना है कि अपराध पे बहुत नियंत्रण हुआ है, इस पे आपकी क्या राय है? अपराध पे नियंत्रण नहीं, 2 गुना अपराध बढ़े हैं। जितने लोग मारे गए हैं उतने आदमी आजाद भारत में कभी नहीं मारे गए होंगे। और कानून को ताक पे रख करके कानून का मजाक बनाया गया है। अदालत कुछ चीज नहीं रह गई। कानून के जो रखवाले हैं, जो अधिकारी हैं, वो बेचारे बीजेपी आरएसएस के नेताओं के कहने पर उनके गुलाम की तरह से काम कर रहे हैं। ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई कानूनी बात नहीं कर पा रहे हैं। कानून कुछ चीज है ही नहीं। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि योगी को अगर दिल्ली में बुला लिया जाए तो सारे बेहतर होगा वो भी करके देख लें। बेहतर होगा अगर ये भी करके देखें, तो ये सारे लोग कहना शुरू करें मोदी हटाओ योगी लाओ, यही करके देख लें। ये भी बात है जी। अब सवाल ये नहीं मोदी कोई चीज नहीं, योगी कोई चीज नहीं है। ये दोनों को लाने के लिए अडानी अडवाणी बड़ी चीज है। और इन लोगों का, अडानी से लेकर के अंबानी तक जितने बड़े हिंदुस्तान के सेठियां हैं, इन सबका पैसा उनके ऊपर लग सकता है, मोदी के ऊपर। ये कहना चाहते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में है? कोई उन्हीं के गुलाम है, हाथ में नहीं, उनके गुलाम है, उनके जेब में है जी। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि 2022 के चुनाव में आप क्या बदलाव देख रहे हैं? प्रज्ञा जी, 2022 का चुनाव एंटी भाजपा होगा, ये आप जान लीजिए। और ये कोई एक नहीं है, तमाम लोगों के दिल में आग जल रही है, दिलों में जल रही है। कोई बोले या न बोले, कभी जरूरत के हिसाब से, कभी सत्ता के हिसाब से, कभी पुलिस के जुल्म के खिलाफ। हमने देखा इमरजेंसी में, जब हम लोग पहले दिन ज्ञानेश्वर मिश्रा को उतारने गए थे, रामबाग में आ रहे थे, तो उनको कंधे पे लेके जब चले, उससे पहले सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग किस चीज़ से इनको ले जाएंगे। और जब ज्ञानेश्वर मिश्रा को वहाँ से लेके चले, तो कंधे कंधे वो जो है आ गए सिविल लाइन, कंधे कंधे लड़कों ने उठा लिया। और भीड़ बढ़ता गया। और पीटी टंडन में इतनी भीड़ हुई, इतनी भीड़ हो गई कि टंडन पार्क पूरा भर गया, चारों तरफ सड़कें भर गई। ज्ञानेश्वर मिश्रा के शक्ल देख करके हाथ हिलाने वालों की तादाद इतनी हो गई थी कि शायद आखिरी हाथ ज्ञानेश्वर मिश्रा न देख पाए होंगे। तो ये है इस देश की क्रांति करने में, इसको कोई बिगुल नहीं बजाना पड़ता। तो आपको लगता है इस बार भाजपा के खिलाफ ये क्रांति होगी? जी जरूर होगी, क्योंकि काम कर ही नहीं रहे, सिर्फ बात कर रहे हैं। ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब ये आज़ादी मूवमेंट के लिए ये आज़ादी को चलाएंगे। यहाँ गरीब आदमी मर रहा है भूख से, तड़प रहा है दवाओं के जरिए से। यहाँ दवाएं नहीं। हमारा खुद का भाई चचेरा यहाँ कोरोना में भर्ती हुआ, उसकी हालत गंभीर है। यहाँ इन लोगों ने जवाब दिया, मेडिकल कॉलेज में जवाब दे दिया, उसको यहाँ ले जाना पड़ा। लखनऊ के किसी अस्पताल में नहीं लिया गया, तो मजबूरन वो बेचारे को खेत घर बेच करके चंदन हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ये हालत हो रही है। दवा रोज का ऐलान कर रहे हैं कि तमाम सारी चीज़ों का इंतजाम हो रहा है, इतने रुपए का इंतजाम हो रहा है। जबान से काम नहीं चलेगा। जो एक मरता उसके बीच में चला जाएगा और उसका काम नहीं होगा, वो दोबारा कभी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। इसलिए पूरे 5 साल सिर्फ झूठ से काम चलाया गया, इस सरकार ने चलाया है, और वो बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। पर एक काफी बड़ा तबका ऐसा भी है जो ये मानता है कि इसी सरकार ने तो काम ही किया है। मानता नहीं है, कहता है। इस देश में जिस बड़े तबके की आप बात कर रहे हैं, वो सब देखिए किसान आंदोलन में पड़े हैं, यही सब कह रहे थे।
और ये सारे के सारे लोग इन्हीं की वजह से आज दिल्ली में सरकार बनी है। और वही किसान आज कांटों के कीलों से, तारों से बेचारे घेर दिए गए हैं। पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, काट दिया गया है। जैसे ये कहीं पाकिस्तानी है, चाइना की सरकार आ गई है, यहाँ चाइना वालों ने हमला कर दिया है। इस तरह से अपने लोगों के बीच में जो माहौल बनाया जा रहा है, ये कभी भूलेंगे क्या? तो उन्होंने जो लाल किले पे अपना झंडा लगाने की कोशिश की, वो गलत नहीं? लाल किले पर कोई झंडा किसी किसान ने नहीं लगाया। जिन लोगों ने झंडा लगाया वो किसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं और एमपी के बहुत, भारतीय जनता पार्टी के दो एमपीओं के सगे रिश्तेदार हैं। ये सारी दुनिया जानती है। और जितने लोग गए थे उसमें अब ये ड्रामा किया जा रहा है, उसकी लीपापोती की जा रही है। सर, आज समाज में एक नैतिक पतन है, वो ऐसा क्यों है? नैतिक पतन तो, नैतिकता ऊपर से चलती है जी। ऊपर जब लोग बैठे हुए लोग, जिनका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होगा, तो नीचे बैठे लोग उनको देख करके उसी रास्ते पर चलेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे लिए, आपके लिए और पूरे देश और समाज के लिए नैतिकता तो होनी चाहिए। नैतिकता छोड़ करके जीना हमारे समझ में मर जाने के बराबर है। आपको नहीं लगता कि कोरोना काल में देश का बहुत नुकसान हुआ है? इसमें कोई दो राय नहीं, इसके लिए नुकसान हुआ। इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सरकार चलाने वालों की जिम्मेदारियां भी थी और कुछ उनकी लापरवाहियां भी थी। लेकिन कोरोना तो भगवान की देन है, उसमें हम कुछ और सब लोग बहुत कुछ कर नहीं सकते थे। ये एक बीमारी है, उस बीमारी के बारे में अलग तरह तरह की अफवाहें चली। इलाज करने में शुरू में कुछ सिर्फ हवा पानी से काम चलाया गया, जिससे हमारे लोग मरे। उन मरने वालों पे हमारी संवेदनाएं हैं और उनको, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम कहना चाहेंगे और कोशिश करेंगे देश कोरोना से अलग हो। तो फिर भी आप वर्तमान सरकार को इसका जिम्मेदार क्यों मानते हैं? सिर्फ कोरोना के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं मान रहे हैं। वर्तमान सरकार उसके अलावा भी कुछ नहीं कर रही है ना, सिर्फ बात कर रही। अब जैसे कि आप नई संसद बनाने चले हैं, संसद की कौन सी आवश्यकता है? यहाँ किसान मांग रहा है 3 संसद 100 साल पुरानी है, अब उसे गिर नहीं जाएगा, मर नहीं जाएंगे। और अगर देश के 150 एमपी मर भी जाते हैं, गरीब आदमी रोज 11, 12, 15 मर रहा, तो वही मर जाए, क्या परेशानी? हम भी मर जाए, कोई परेशानी नहीं। लेकिन एमपी इस टाइम में सांसद बनाना, और मेरा तो मानना है कि अगर इसको मांगा जाएगा, इसका रिपोर्ट मांगी जाएगी, जो अच्छे इंजीनियर होंगे, तो अभी 100 साल और चल सकते हो। लेकिन 100 साल में इतना रुपया लगा करके ये कराना, और एक हमारे देश के यहीं के गरीब किसानों को, हमारे भाइयों को रोकने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। आप वहाँ की स्थिति तो देखिए, जो बेचारे वहाँ गए हैं पत्रकार, जो लोग जा रहे हैं, उनको 6-6, 7-7 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं है वहाँ पहुँचने के लिए 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। उन्होंने देश में कोई बहुत बुरा काम किया है? देश के विरोध में कोई काम किया है? देशद्रोही है। और जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं वो देशद्रोही है। यही है देश का कानून। तो फिर वो बातचीत करने वाली स्थिति में भी बात तो 13 मरतबा हो चुकी है। तो फिर उन्होंने डिमांड किया ना, वो देश के अन्नदाता हैं, उनकी भी एक डिमांड मांग ले सरकार, कि बड़े लोगों के सामने झुक गई, गरीबों की बात ना मानेगी, ये तो नहीं चलेगा। बड़े लोगों की बात जो हो गई, और गरीब किसान की बात ना होगी, वही सीधा फाड़ के अपनी मेहनत करके अपने बीवी बच्चों को सांप काट देता। हर साल कितने लोग हमारे गांव में मर गए, बीच की ठंडक से मर गए। लेकिन उनके बारे में नहीं सोचेंगे। दिन में बिजली देने के बारे में नहीं सोचता कोई किसानों को, और उनके दाम को घटाने के लिए 13 आयोग बनते हैं, दाम बढ़ाने के लिए कोई आयोग नहीं। एक डिमांड कर रहे हो तो क्या परेशानी है? अरे मान लो कि भाई हम इसको अदा करते हैं, आप बताओ, अपनी राय दो, फिर राय लो। सरकार चला रहे हो, बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस चीज को स्थगित कर ही दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। लेकिन आप 10 दिन के लिए स्थगित करने, यानी आपका आंदोलन तोड़ के घर जाइए और फिर आकर के यही करिए। यही है फैसला। मुश्ताक काज़मी साहब, अंत में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देना चाहिए कि ईमानदारी से जियो, देश के लिए जियो, देश के लिए जियो, देश के लिए मरो। दोनों, देश के लिए जियो और देश और समाज के लिए मरो। और दूसरों की बातों में, फर्जी बातों में मत आओ। हमारा बाप भी अगर गलत काम कर रहा है, देश के द्रोह कर रहा है, तो वाकई उसके खिलाफ लड़ो। लेकिन फर्जी गवर्नमेंट के कह देने पर या चंद सिपाही के कह देने पर हम देशद्रोही नहीं हो जाएंगे, या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कहने पर हम देशद्रोही नहीं हो जाएंगे, और न देशद्रोह का काम करेंगे। जान रहे या जाए, जाना तो आई एक दिन। कितने लोग कोरोना में मर गए बेचारे। मोहम्मद काज़मी साहब, हमारे शो में आपका भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा जी, आपका हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।
और हमें उम्मीद भी है, इस उम्मीद के साथ आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप जैसे लोग, नौजवान लोग हैं और आने वाले दिनों में देश को नई दिशा देने के लिए सच्चाई को उजागर करने में अपना पूरा योगदान करेंगी। किसी दबाव में ना करके बिना डर और भय के आप करती रहेंगी। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करें। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे मुश्ताक काज़मी साहब, जिन्होंने हमें ये बताया कि हमें सच्चाई और ईमानदारी से जीने की ज़रूरत है और इस बार का चुनाव हो सकता है भाजपा के खिलाफ सबकी क्रांति हो। ऐसे ही कई सारे नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे यानी कि प्रज्ञा वत्सल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।